शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लॉ का बेसिक जान लेना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक दिक्कत क्या होती है कि हम बेयर एक्ट पढ़ें कैसे। और सभी लोगों को बेयर एक्ट की भाषा बहुत क्लिष्ट लगती है, कठिन, कि आखिर ये लिखा क्यों गया, इतना कठिन क्यों। उसका मूल कारण ये है, जब कोई बहुत बड़ी बात को छोटे में करना है, कोई बहुत बड़ी बात को छोटे में करना है, तो फिर आपको कंसाइज करना ही होगा, वरना जो लैंग्वेज उसमें 3 लाइन में लिखी है आप अपनी भाषा में लिखेंगे उसको कम से कम नहीं तो 8 पेज में लिखेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आईपीसी धारा 80 है। क्या लिखा है? जैसे दुर्घटना है, कोई बात अपराध नहीं। दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों से उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अब इतनी परिभाषा को यदि आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो कम से कम आधा पेज चाहिए। चूँकि प्रारंभिक दौर होता है, लैंग्वेज कठिन होती है, हमें लगता है कि लिखा क्यों, इतना ऐसा क्लिष्ट भाषा क्यों प्रयोग की गई। तो याद करिए आप, जो लिखा गया कब लिखा गया? 1860 में, ठीक। 1860 में एक्ट बना। 1833 से लिखना शुरू हुई। मैकाले एंड कंपनी पूरी टीम, मैकाले, मैक्लियोड, मिलेट, एंडरसन, चारों लोग मिलके अपना जितने हिंदुस्तान में एफआईआर दर्ज हुई उस पर कंसाइज किया किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं, तब तो जाके पूरे ये अपराध ज्ञान में है। अब जो से मैंने 80 की परिभाषा दी, ठीक। अब क्या है? कोई बात अपराध नहीं है। नंबर 1, दुर्घटना या दुर्भाग्य। दुर्घटना क्या है? गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक फेल हो गया और दुर्घटना हो गई। और दुर्भाग्य क्या है? एक आदमी बेचारा अपने साइड से सड़क किनारे नीचे आराम से जा रहा था और गाड़ी में गिर गई। दुर्भाग्य है। कोई बात अपराध नहीं है। दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के, हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं था और हमें ज्ञान भी नहीं था, बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के विधिपूर्ण प्रकार से और विधिपूर्ण साधनों से। भाई गाड़ी चलाना के हमें लाइसेंस मिला हुआ है, हम सही दिशा में चल रहे थे, सही स्पीड चल रहे थे, ठीक है। गाड़ी चलाने का हमारे पास लाइसेंस है और हम अपनी साइड में चल रहे थे, स्पीड हमारी ओवर लिमिट नहीं थी, सारी चीज़ आ गई। फिर से क्या आते हैं? कोई बात अपराध नहीं है। दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों से उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ, उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। आप पता लगा हमारे पास डीएल ही नहीं है तो विधिपूर्ण कार्य नहीं हुआ ना। तो इतनी परिभाषा को फिर 4 भागों में तोड़ना पड़ता है। कोई बात अपराध नहीं है। दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों से उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने से हो जाता है। अब आप लोगों को साथ दिक्कत क्या है कि तुरंत पढ़ें तुरंत चले जाए, बहुत जल्दी चीज याद नहीं होगी। किसी चीज को याद करना कठिन है और याद रखना उससे भी ज़्यादा कठिन है। पहली बात तो याद कर लो आप बहुत, तो याद कर लिया तो याद रखना और भी कठिन है। अब इसी प्रकार क्या है, जैसे डिक्री है, डिक्री है, डिक्री है, सिविल में है, डिक्री है, भैया हो गई। तो डिक्री है क्या पता ही नहीं, निर्णय जैसा आप दे देते हैं। पहले डिक्री के बारे में पता होना चाहिए। डिक्री की परिभाषा क्या कहती है? किसी वाद या कार्यवाही में, किसी वाद या कार्यवाही में विवादित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का न्यायालय द्वारा निश्चायक रूप से न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। इतनी परिभाषा देखते ही आधे को बेहसी आ जाती है, यार क्या क्या बता दिया। अब उसको आप खंडों में, जब कोई चीज़ बड़ी होती है ना तो खट्टे मुंह में जाएगी नहीं, दोहरा रोटी का तोड़ना पड़ेगा। कोई चीज़ बड़ी है तो उसको खंडों में तोड़ोगे आप, एक एक लाइन छोटे छोटे भाग करके पढ़ोगे। जहाँ कॉमा लगा हो, जहाँ और लगा हो, जहाँ परंतु लगा हो, जहाँ किंतु लगा हो, वहाँ पे आपने परिभाषा नहीं तोड़ी तो आप समझ लीजिए उतनी ही परिभाषा आपकी लैग।
एक और परिभाषा बताते हैं, सबको पता होगा, 299 आपराधिक मानववाद। ठीक, अब आपराधिक मानववाद क्या कहती है? अब उसकी एक एक परिभाषा भी पूरी लाइन पढ़ो, अब पता लगा 3 साढ़े 3 लाइन की तो परिभाषा ही वहाँ पे। अब वहाँ परिभाषा देखने के बाद हाँ समझ में आ रहा है वैसी है, आपराधिक मानववाद है। और वहीं से आप परिभाषा देखने के बाद बैकफुट हो जाते हैं। क्यों? कोई बता नहीं रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो समझा रहा है या तो वो नहीं समझा पा रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैग है। अब 299 क्या है? 299 की परिभाषा आपराधिक मानववाद में आए, फिर हम 300 में आए, हत्या में आए, तो उसमें पता लगा परिभाषा नहीं याद होती है। मृतकृत करने के आशय से, जब कोई व्यक्ति करता है, परिभाषा क्या कहती है? मृतकृत करने के आशय से। पर इसकी स्पीड में आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि यदि किसी के पास बेयर रेट की जरा पहली लाइन बोलिए जरा, किसी के पास पढ़ा है? सबसे पहली लाइन 299 की। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, याद रखें। जो कोई मृतकृत करने के आशय से, ठीक, जो कोई, अब परिभाषा आप देख लेते हैं, सेम टू सेम मिलेगी आपको। जो कोई मृतकृत करने के आशय से या ऐसा आपराधिक मानववध करने के आशय से जिससे कि मृतकृत होना संभव है नहीं हो। जो कोई मृतकृत करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षतकृत करने के आशय से जिससे मृत्युकृत होना संभव हो है नहीं। जो कोई मृतकृत करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षतकृत करने के आशय से जिससे मृतकृत होना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए संभव है कि उस कार्य से मृत्युकृत कर दे। कोई कार्य करके मृत्युकृत कर देता है तो यह कहा जाता है कि वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। इतनी लंबी परिभाषा आप तोड़ोगे नहीं, याद ही नहीं। अब याद कैसे रखा जाए? याद का तरीका ये है कि जहां पॉसिबिलिटीज है कि आदमी मर भी सकता है, जहां कोई व्यक्ति मर भी सकता है, वहां आपराधिक मानववध होगा। और जहां आदमी मरेगा ही, वो हत्या। एक उदाहरण ले लेते हैं। पता लगा क्या, गड्ढा खोद दिया, जो उदाहरण दिया हुआ उसमें, और सड़क के बीच में और बिछा दिया क्या कि सीधे सीधे ईंटें डाल दिया, ईंटें क्या बांस डाल दिए, ये डाल दिया। अब पता लगा जो जिसको आप मारना चाहते तो वो ना आके कोई दूसरा आगे आ गया। कोई भी गिर सकता है, सड़क में तो कोई जा सकता है ना। तो यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि आदमी मर भी सकता है, जरूर नहीं मरे, हाथ टूट जाए, ये आपराधिक मानववध होगा। और यही गड्ढे में क्या करो आप, इतने इतने चक्कू या कीले या सरिया गाड़ के रख दो, क्या अब तो आएगा पक्का कोई ना कोई मरेगा, ये हत्या होगी। तो आप ये नहीं कह सकते सर हमारा तो बी का मारने का आशा था, धोखे से ए आ गए, ये ना चलेगा। क्योंकि 300 की परिभाषा चौथी क्या कहती है, कार्य इतना गंभीर और आसन संकटपूर्ण था कि अपराधी जानता था कि आदमी मरेगा। वहाँ 4 परिभाषाएं हैं 300। तो अब जो हम लोगों का टॉपिक है कि भाई कैसे बेयर एक्ट पढ़ा करें, तो सबसे पहले आप बताइए सबसे कठिन क्या लगता है? आप लोग कोई भी बताए अपना प्रयास करें। सबसे कठिन क्या लगता है? लैंग्वेज। ध्यान रखिए, विषय कोई कठिन नहीं होता है। और दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, सब होशियार हैं। बस क्या दिक्कत मालूम क्या है, सबकी साइड अलग है। किसी को IPC, किसी को CRPC, किसी को CPC, किसी को मैथ, किसी को फिजिक्स, होशियार सब हैं। सबका एंगल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, कोई कमज़ोर नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग काम कहाँ करता है? कोई कहता है हमारा दिमाग क्रिमिनल में काम करता है, कोई कहता है सिविल में काम करता है। हाँ, शुरू में करता है, जब और एंट्री करते हैं कहते हैं यार ये भी कठिन है, ये भी कठिन है, ये भी कठिन है। प्रारंभिक सबको दिखाई देता है, लेकिन आप उसमें आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि आप किताब देख के बता देना यहाँ है तो आप होशियार हैं। आप किताब देख के यदि बता देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है तो हम आपको क्या मानते हैं? होशियार है। AIB वाले क्या कहते हैं? आओ प्रभु किताब देख के लगा दो टिक। ठीक, किताब को देख के बता देना होशियारी है। याद रखना, समझना और भी बड़ी होशियारी है। कोई चीज़ पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पूछ रहे हैं, वरना कोई क्वेश्चन आया अगर क्या हो गया यार 151 हो गया है
अब पता लगा 151 वो IPC में घूम रहे हैं, 107-16 क्या है यार, ये लड़ाई झगड़े वाले मामले करा मिल ही नहीं रहा है, सीनियर से पूछ नहीं रहे हैं, डर के मारे कि बता रहे कि पता नहीं कहाँ पूछ रही। आप लर्निंग स्टेज पे हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा, आपको नहीं आता है, आपको पूछना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समकक्ष हैं, आपसे सीनियर है, तो हमको ये समझ में नहीं आया। यदि आप इससे बच रहे हैं तो आप पिछड़ रहे हैं, इससे आप बच रहे हैं तो आप पिछड़ रहे हैं। अरे आप आए हैं, लर्निंग है, सर नहीं आता ना, नहीं आता है बताइए, तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं। यार हम पूछ देंगे तो लोग कहेंगे इनको ये भी नहीं आता। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना है, नहीं आता है तभी आ रहे हैं, नहीं आता है तभी आ रहे हैं, और किसी को अच्छा लगे। यदि आप इससे बाहर नहीं आ पाए तो आप अपने आप को 2-3 साल पीछे कर रहे हैं। यही बात फिर 2-3 साल बाद पूछेंगे, इससे अच्छा है तुरंत आइए। लौटते हैं, किसी को जो विषय सबसे कठिन लगता हो या परिभाषा का सेक्टर है, किसी की लैंग्वेज टफ है, किसी सब्जेक्ट की लैंग्वेज टफ है, आपको लगता है हमें यहाँ दिक्कत होती है, हम जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये चीज़ दिक्कत होने लगती है। किसी के पास कोई समस्या, अपनी बात बोले, फिर किसी के मन में कोई बात, जो जिसे लगता है कि सर ये चीज़ें होती हैं, हमें यहाँ पे हम थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं और फिसल जाते हैं। यदि आपको लगता है कोई बात तो आप अपनी बात रखें, वरना मैं आपको पहले बेसिक बताऊं कि कैसे पढ़ना है, और वरना वहाँ से आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर होता क्या है कि हम पढ़ ही रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, दम हमको लगानी है यहाँ और हम दम लगा रहे हैं यहाँ, और फिर कहते हैं क्या हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पता नहीं क्या यार हमारा हमें याद ही नहीं हुआ। बताओ इतनी मेहनत करी और इतनी मेहनत करी, क्या बताएं। अब दम यहाँ लगाए पड़े हो, लगानी है इस साइड में, लगाए पड़े हो, तो क्या हो, और फिर क्या कहोगे, पता नहीं क्या बात है यार, समझ में नहीं आ रहा, या बता नहीं पा रहे, या हानि गधे हैं, क्या दिक्कत है, किससे कहें। हमने कहा कोई कमज़ोर नहीं है, सब होशियार हैं, दिशा इधर उधर हो सकती है, आपको दिशा बता दें तो आप सही ट्रैक पर चलें। अब हम बेसिक पे आ जाते हैं, जो हम बताते हैं कि ये एक जो लॉ का स्टूडेंट है उसको सबसे पहले जब भी वो कॉलेज लाइफ में आए, हर एक टीचर को ये बात उसे बतानी चाहिए, और जो बताते नहीं हैं, या तो उन्हें पता नहीं है, या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बताना नहीं चाहते हैं। ठीक, उस पर हम बात करने जाते हैं। जैसे विधि है, विधि कितने प्रकार की होती है, तो विधि 2 प्रकार की, एक क्या हो गई सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च विधि, और दूसरी सामान्य विधि। सर्वोच्च विधि आप ध्यान कर लीजिए, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। सर्वोच्च विधि कौन सी है, सुप्रीम लॉ कौन सा है, संविधान, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, बाकी सब नीचे है। अब आते हैं सामान्य विधि। हमने सामान्य विधि में विधि को 2 भागों में बांटा। पहला भाग क्या बोलते हैं हम लोग, मौलिक विधि, सब्स्टेंटिव लॉ, और दूसरा प्रक्रिया विधि, प्रोसीजर। ठीक, अब आते हैं हम मौलिक विधि। अब मौलिक विधि क्या होती है, मौलिक विधि वह विधि होती है, मौलिक विधि वह विधि होती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण करती है। एक कॉमन लैंग्वेज है, हर जगह लिखा मिल जाएगा। अब मौलिक विधि है कौन सी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और गांधी विधि में IPC। तो मौलिक विधि क्या कर रही है, किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अधिकार और दायित्व मिलेगा कैसे, ये बताती है प्रक्रिया, प्रोसीजर। एक उदाहरण सब कुछ क्लियर है। उदाहरण क्या है, अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में आसपास कोई एक मर्डर हो, जिसके घर का कोई व्यक्ति मरा है
तो हम सब जान गए हैं इसने हत्या की है। हत्या की परिभाषा आईपीसी में 300 में दी गई है और दंड 302 में दिया है। इसको क्या मिलेगा, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिलेगा। हम सब जानते हैं हत्या करी है सजा मिलेगी, 302 में वर्णित है सजा और 300 में हत्या की परिभाषा वर्णित है। लेकिन वो मिलेगी कैसे, दिक्कत यहाँ शुरू हो रही। तो ऐसे तो है नहीं जैसा इसने मारा है इसको निपटा दो, ये ना हो। जिसके घर में ये घटना घटी है वो पहला काम क्या करेगा, एफआईआर, सीआरपीसी 114 यहाँ से शुरू हो गई एफआईआर। जब एफआईआर लिखा देगा, एफआईआर लिखाने मुश्किल है, एफआईआर लिख गई। जब एफआईआर लिख गई तो पुलिस वाला करेगा क्या, इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जांच नहीं करती है, ध्यान रखिए, पुलिस अन्वेषण करती है। कहते पुलिस जांच कर रही, पुलिस जांच कर रही, ये गलत लैंग्वेज हम लोग भी यूज़ कर देते हैं, अखबार वाले यूज़ कर देते हैं। लेकिन जो जानता है पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करती है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और एक आदमी को पकड़ लिया, ठीक, उसको जेल भेज दिया। और 90 दिन के अंदर, यदि अपराध 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन के अंदर, यदि अपराध ऐसा जिसमें सजा 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन के अंदर, और 10 साल से नीचे एक सजा है उसमें 60 दिन के अंदर 173 के तहत चार्जशीट दाखिल करेंगे। चार्जशीट 173 के तहत दाखिल होगी, चाहे एफआईआर लगे चाहे आरोप पत्र लगे। एफआईआर का मतलब है फाइनल रिपोर्ट, जिसका मतलब अपराध नहीं बनता है, और चार्जशीट का मतलब अपराध बनता है। अब जब उसने आरोप पत्र दाखिल कर दिया तो अब न्यायालय संज्ञान लेके ट्रायल शुरू कर देगा। जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर एविडेंस शुरू हो जाएगा। तो सीआरपीसी क्या है, प्रक्रिया विधि, एविडेंस प्रक्रिया। न्यायालय क्या करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय क्या कहेगा, भाई सबूत आपके खिलाफ हैं सी, इसलिए आपको आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास दिया है। दंड कहाँ से मिल रहा है, आईपीसी से। तो मौलिक विधि क्या करती है, अपराध किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण कर रही है। अब प्रक्रिया विधि क्या कह रही है, कैसे मिलेगा। मामला क्रिमिनल था तो सीआरपीसी, मामला सिविल है तो सीपीसी। लेकिन चूंकि सीपीसी अपने आप में पूरी नहीं, इसे पूरा करने के लिए एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लाना पड़ता है। अब एसआरए क्या है, ये भी बवाल है। छोटी कुर्सी में बड़ा धमाका, मतलब है तो लड़ाई से धारा है, पता लगा परेशान कर देती। एसआरए में क्या है, स्पेसिफिक है ना। एक उदाहरण देंगे समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक आदमी से तय हुआ कि हमें आपका प्लाट लेना है, बताओ कीमत बताओ। उनका 10 लाख। उनके बाद हमने कहा भाई 10 लाख तुम्हारे पास नहीं है, आप 5 लाख हमसे अभी ले लो और 6 महीने के अंदर हम 5 लाख आपको और दे देंगे। 5 लाख हम ये दे रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपसे कर लीजिए। उनका ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने 5 लाख रुपए दिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया और 6 महीने का टाइम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जिसकी ज़मीन थी उसके पास तीसरा आदमी पहुंचा, यार सुना तुमने यार ज़मीन बेच दी। कहता हाँ भैया 10 लाख की बेच दी, 15 हमसे ले लो। उसने क्या किया, 15 लाख की उसको बेच दी, हमसे कहता 5 लाख रुपए ले लो। पैसा पर्याप्त संतोष नहीं है। जो हमारा तुम्हारा तय हुआ है ना, वही चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ है, हमको वही चीज़ चाहिए जो हमारा तुम्हारा तय हुआ। ऐसा पर्याप्त संतोष नहीं, ये सारे हो गया। क्योंकि सीपीएससी अपने आप में पूरी नहीं है, ऐसा सारे हो गया। लेकिन और भी चीज़ एक है, नाम सुना हो, लिमिटेशन है, पश्चिम अधिनियम। अब पता लगा घटना घटी है आज, आ रहे हो 15 साल बाद कैसा मुकदमा लिख दो। हर एक चीज़ की लिमिटेशन है। घटना घटी है तो तुरंत आ जाओ। किसी घर में मर्डर हो जाएगा तो 11 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई जाके, इसका मतलब तो बना के लिखा रहे होते। अरे किसी की इतनी बड़ी घटना घटी तुरंत थाने जाएगा, ठीक है ना। अब सिविल में है लिमिटेशन, सबसे अधिक 30 साल और सबसे कम 10 दिन, ये 2 चीज़। तो प्रोसीजर ला क्या हुआ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एसआरए और लिमिटेशन। तो जो सामान्य विधि है तो 2 प्रकार की हो गई। मौलिक विधि, मौलिक विधि किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण कर रही है, और प्रक्रिया विधि ये बताती है कि अधिकार और दायित्व कैसे मिलेगा। वरना तो लोग आईपीसी सीआरपीसी में अंतर नहीं समझ पाते हैं और फिर कहते हैं समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये नहीं चाहिए। तो ये 10 साल किस 30 साल किस, जब वो 30 साल नहीं, मैक्सिमम 10 साल और मिनिमम 10 दिन। अच्छा 10 दिन। छोटे छोटे मामले होते हैं, पेटी ऑफेंस होते हैं, उसमें 10 दिन। मैक्सिमम होता है 30 साल, 30 साल 30 ईयर, वही मैं पूछा। 30 ईयर वो जमीन वाले मामले होते हैं।
जमीन वाले मामले होते हैं 30 साल के अंदर जमा कर दो। अच्छा। ये चीज़ सबका लिमिटेशन का मैक्सिमम लिमिट 30 साल है, किसी की 10 साल, किसी की 3 साल, सबकी है, मैक्सिमम 30 साल है और मिनिमम 10 दिन है, 10 डेज है। ये तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, सर्वोच्च विधि और सामान्य विधि। ये चीज़ जो हमने पहले बार बताई है, ये बेसिक होता है किसी भी स्टूडेंट को जानने के लिए। कम से कम आप अंतर तो कर सकें। आप पता लगा पढ़े जा रहे हैं, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बेसिक पहले करना है। अब आपको लगता है जैसे बेयर एक्ट है बहुत कठिन लग रहा है हमको, इसको हम कैसे क्या करें, तो तोड़ के पढ़ना है। जरूरी नहीं कि पूरी परिभाषा एक के दिन में याद कर ले आप, कह क्या रहा है, आराम से समझो उसको। यदि किसी को टाइम दोगे ना, जल्दी जल्दी पढ़ो तो सब निकल जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट उदाहरण है, आप और हम एक दिन मिले और उसके बाद 1 साल बाद मिले, तो आप हमसे कहेंगे आप सर हम एक बार मिले थे वहाँ पे, हमें याद नहीं आ रहा। अब हम झूठ क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ हो सकता है, हाँ झूठी बोल रहे हैं भाई। 1 साल बाद मिल रहे हैं, आज के मिलने के बाद, तो हो सकता है याद आ रहा हो या ना याद आ रहा हो, और हम तुम कह रहे हो मिलने हो तो हमको याद नहीं आ रहा, तुमको बुरा लगेगा, हाँ कर दिया, ठीक, ये तरीका। और किसी से हमारा विवाद हो जाए तो सामने से निकल जाएगा, हम बता देंगे भाई ये, तो आपको परिभाषा से लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या हुआ, यार ये परिभाषा है, ये किस टाइप से क्वेश्चन बनाएगी, एक आधी पढ़ें यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये किस टाइप से क्वेश्चन बना सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जल्दी मत भागो, उस पर रुको, यार इस टाइप के क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और सबके पास पता है कि पता लगा कि वो पढ़ी हुई घटना चक्र है, तैयारी वाली जो घटना चक्र होती है, तो उसमें क्वेश्चनों की लाइन दे रखी है हर साल की, तो आप सेक्शन पढ़ो यार, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, यार ये क्वेश्चन आया तो ये हमसे क्यों निकल रहा था, क्योंकि बेयर एक्ट में सब कुछ नहीं मिलेगा किताब में, क्योंकि केसला है और कमेंट्री है। देखिए बेयर एक्ट में क्लिष्ट भाषा दी होती है, किताब क्या करती है, बेयर एक्ट देने के बाद वो कमेंट्री टिप्पणी लिखती है ना, उसको सरल शब्दों में लिखती है जिससे कि आप समझ जाएं, इसलिए किताब। तो बेयर एक्ट को समझने में दिक्कत आती है, तब हम किताब उठाते हैं, ठीक है ना। अब किताब उठा लेंगे तो हमको सरल भाषा समझ में आ जाएगी और हम समझ जाएंगे यार यहाँ हमें दिक्कत होती है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मेंस में आई है, क्वेश्चन ये मेंस में आता है, जैसे हमारा 299 मुख्य परीक्षा में आता है, खंडों में तोड़ो ये कहाँ से, उसमें टाइम दो, जो कोई मृतकृत करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षतकृत करने के आशय से जिससे मृतकृत होना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए संभव है कि उस कार्य से मृतकारित कर दें। कोई कार्य करके मृतकारित कर देता है तो यह कहा जाता है कि वो आपराधिक मानववध का अपराध करता है। अब इतनी लंबी सुन के ही फिर जना है, तैयार करो, अच्छा थोड़ा एक पार्ट रहेगा, आधा पार्ट तैयार हो तो तैयार हो गया। अब जब पूरा तैयार हो जाएगा ना, कहीं से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बताने की स्थिति में होगी, इसका मतलब ये हो, वरना पढ़ा सब कुछ है आता कुछ नहीं। तो पूरी किताब पढ़ना नहीं, पूरी किताब क्या फ़ायदा पूरी किताब, टॉपिक को रुकने का मतलब है उस पर लड़ना है, लड़ने का मतलब है टाइम देना है। जब टाइम दोगे तो जब भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, अच्छा हमने इस क्वेश्चन को इस तरह याद किया या हमने पढ़ा था, तो हम उस पर क्लिक करते। तो ये बेसिक होते हैं कुछ चीज़ें, तब आप पढ़ोगे तो धीमे धीमे आगे बढ़ते। और किसी के मन में कोई चीज़ें हों पूछे, कोई भी प्रश्न हो। देखिए बुक का मतलब है, बुक में भी पहले बेयर एक्ट होगा। बुक में आप जैसे आप प्री की बनाना चाहते हैं कि मेंस की, बोथ में क्या होता है, प्री में ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना। अब वो बैठ जाइए बता दें। अब जैसे आपने कोई भी टॉपिक बनाया लिखा, तो उसके सारे अब एलिमेंट लिख लिए, तोड़ लिए आपने कि ये हमें याद हो गया। उसके बाद यदि प्री का बना रहे हैं तो उस सेक्शन में कम से कम 4 लाइन छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए उस सेक्शन। क्यों, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो केसला मिलेगा, किसी किताबें पढ़ेंगे कुछ और मिलेगा। तो जब आप कोई टॉपिक में रखें, लिखने के बाद जो आपको पता है उतना, उसके बाद उसमें आधा पेज इसलिए छोड़ दें, जब भी हमें कोई केसला कोई नई चीज़ मिलेगी तो हम उसको यही लिखेंगे, वरना जगह छुट्टी नहीं होगी। तो फिर होगा क्या, कहीं कोने में लिखोगे, इधर लिखोगे, कहीं तो लिखोगे, अब पता लगा पता नहीं कहाँ लिखा था, तो जगह छोड़ा। मेंस में ट्रेंड अलग होता है बेटा। मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिलता है,
क्वेश्चन बनने के बाद वो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद 2 या 3 केसला आपको लिखने होते हैं। लिख के रख दिए और लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म किया तो एक पेज छोड़ दिया। केसला या कोई नया बिंदु आया तो साइड में लिख लेंगे, वो आपको पूरा याद है। और कोई बिंदु बचा तो हमने साइड में लिख लिया, कोई केसला मिला तो वो लिख लिया। कोई क्वेश्चन लिखने के बाद प्री में है तो आधा पेज, मेंस में तो 1 पेज छोड़ना होगा। और नहीं छोड़ेंगे आप तो फिर वो बाद में एक पन्ना जोड़ो, आधा पन्ना लगाओ, गम लगा के यहाँ जोड़ो, वो निकल गया, वो सब सारी समस्याएं हैं। तो प्री का एक अलग नोट्स बनता है, मेंस का अलग। मेंस का होता है कि सेलेक्टिव स्टडी होती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CRPC है, 1 से लेके अब आए 100 तक। तो पहला क्वेश्चन मेंस में बन क्या रहा है 41 में, पहला 41 में बने, 41 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा भाई। 41 की नोटिस पता हो, 7 साल से कम का अपराध है, पुलिस को 41 की नोटिस देनी होगी, तब जब गिरफ्तार करेगा, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन मेंस में वो बनेगा, बीच में कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। प्री में तो हमें वैसा पढ़ना है। फिर और बढ़े हम तो फिर कहाँ पे आए, कुर्की पे आ जाए, कुर्की पे बनेगा। फिर उसके बाद 100 में और कहीं बन ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आएगा तो 91 से 93 भी जो आज्ञा पर ऑर्डर जारी करता है पुलिस अधिकारी 91 पे, वो भी टिप्पणी वाला क्वेश्चन बनेगा। फिर सीधे सीधे 100 या 133 में न्यूसेंस से बन सकता है। फिर सीधे आपको 125 में बनेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, मुख्य परीक्षा में सेलेक्टिव स्टडी होने लगती है। और प्री में तो कुछ भी नहीं वंचित होना चाहिए, सब हमें पढ़ना होता है। यस, आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाते समय जो भी सेक्शन लिखे तो आप ये मत सोच रहे हमने पढ़ लिया और पूरा हो गया, पढ़ लिया लेकिन जगह छोड़ दी कि जिससे कम से कम भविष्य में कोई चीज़ मिले तो हम उसको एंट्री मार कर सकते एग्जाम देने के बाद। चलिए और किसी मन में कोई बेटा पढ़ना चाहे बुक से तो बात तो एक ही है, जब बुक पढ़ोगे ना तो शुरू में बेरक दिया होगा, उसी को सरल करके किताब में दिया होगा, तो किताब का ज़्यादा सरल में आएगा बेरक के अपेक्षा। फिर बेरक को अवॉइड नहीं, कहने का मतलब है पहले एक बार बेरक जैसे पढ़ लीजिए, वहाँ तुमको समझ तो आएगा नहीं। तो फिर जब नीचे पढ़ोगे अच्छा इसका मतलब ये था, वो बेरक एक कठिन भाषा में लिखा होगा और बुक में सरल भाषा में लिखा होगा। बेरक एक 4 लाइन का होगा और वो आधा पेज का होगा, अंतर ये होगा। सर और मेंस के नोट्स बनाने हैं तो उनमें कौन से पॉइंट मेंशन करते हैं? देखिए बेटा, ये एक अलग अलग टॉपिक की बात है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 299 300 में अंतर आ गया तो फिर अंतर लिखना होगा ना पूरा पूरा। वहाँ तो किताब में दिया हुआ है कि मेलविल जज साहब ने क्या किया, रग बनाम गोविंदा में ये अंतर कर दिए हैं और ये हमें अंतर 5 लिखना। तो वहाँ पर फिर क्या है, वो जो किताब में लिखे हैं उसको अंतर, फिर प्लस केस, ठीक है, वो आपको देने होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ले लें, जो पूछेगा तो उसकी फ्रेमिंग करेगा क्वेश्चन। भाई सह अपराधी को क्षमादान, छह अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है। सबको पता है कि CRPC 306 में दिया गया है सह अपराधी को क्षमादान, लेकिन किसको मिलेगा? जिसमें सजा 7 वर्ष तक या उससे अधिक, सबको थोड़ी मिल जाएगा। और क्या हो, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो या दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के तहत विशेष एक्ट SC/ST एक्ट जो कर रहा था उनके तहत हो, तभी तो मिलेगा। हर एक को थोड़ी मिल जाएगा समाधान। तो ये आपको क्लियर करना होगा। और कब मिलेगा? कोई न्यायिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट कब दे सकता है समाधान? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल तीनों प्रकरण दे सकता है। और JM फर्स्ट साहब केवल इंक्वायरी और ट्रायल के प्रकरण दे सकते हैं, और थोड़ी दे देंगे। तो वो आपको फिर खंड में बांटना होगा। तो वो आपको सीरीज में लिखना होगा कि कौन दे सकता है और देने की शर्तें क्या हैं। भाई हम तभी देंगे जब आप घटना के बारे में सही और सत्य बताने को तैयार हैं, तभी तो मिलेगा। और तब जब सही और सत्य बताने को तैयार है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, 4 अपराधी हैं, चारों छूट रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या करो, एक को छोड़ दो, 3 को फंसा दो, तभी तो अपराधी बनाएंगे। हमारे पास सारे साक्ष्य मिल गए हमको, तो काहे को क्षमादान, चलो अंदर। तो जो टॉपिक प्रश्न आएगा उस पर मेंस में लिखेंगे। मेंस की स्टडी क्या है, जब 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। और किसी का जांच और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ देखो क्या है,
भाई साहब ने पूछा कि अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन काम है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। पुलिस की क्या करती है? जैसे हमने कहा कोई अपराध हुआ तो पुलिस का काम है कि अपराध के तथ्यों को कलेक्ट करना। ठीक, कलेक्ट कर लिया हमने। जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक, और ट्रायल सीआरपीसी में ट्रायल कहाँ मारने दे भाई? किसी को पता है? सीआरपीसी में अरे ट्रायल चल रहा, ट्रायल सुना ही होगा ना? नहीं सुना? ट्रायल तो नाम सुना, कहाँ होने थे? तो बनेगा करोड़पति भाई? कहाँ बेटा? 228 से 240। 225 से सेशन ट्रायल की शुरुआत कैसे होगी? 225 से लेकर 237 सेशन ट्रायल, 238 से लेकर 50 तक वारंट मामला, 51 से लेकर 51 तक श्रवण मामला, फिर उसके बाद 65 तक सभी ट्रायल। तो ये ट्रायल है, लेकिन ट्रायल की परिभाषा की बात कर रहे हैं। देख लो, बताओ कहाँ है? देख लो, 2 में 25 हैं, 25 में देखो कहाँ पे? नहीं, ये देख के बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओरल बताना है, देख के बता सकते हो। किताब देख के बताने का छूट है। देख के बताना योग्यता होती है। किताब देख के बताना योग्यता के अंतर्गत आता है। इसका मतलब उसने पढ़ा है तब तो वो देख के बता रहा है। नहीं बताइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो, जहाँ मिल जाए तभी बता दो। सर वो कार्ड दे दे उसको, थोड़ा नहीं होगा लेकिन नंबर ले लेंगे। सब गूगल गुरु देख के आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बताना है। इतना टाइम लगाएंगे तो फिर पैसे AIB में तो 3.5 घंटे देते हैं, हमने सोचा 2 मिनट बता दो। सर 190 CRP 90 में क्या हुआ? तो मजिस्ट्रेट पावर दी गई है, मजिस्ट्रेट की पावर दिए गए ना वहाँ, तो कि परिवार मामले में पुलिस रिपोर्ट पे स्वतः संज्ञान लेगा, ABC 3 दिए गए होंगे इसमें, बहस नहीं दिया, संज्ञान लिया अपना जेंस। मिलेगा क्या? नहीं, यार गूगल गुरु सब लोग, सबके पास मोबाइल है। हाँ क्या? हाँ हाँ, कहाँ बढ़ने थे? ये बताओ, डिफरेंस बताओ, बढ़ने कहाँ ये बताना है। सेक्शन 170 177 तो वो तो स्थान बता रहा था ना, प्लेस बता रहा है, वहाँ कहाँ तो प्लेस बता रहा है। घटना कहाँ, मतलब मुकदमा कहाँ चलेगा वो तो ये बता रहा है। अच्छे तो बता, एरिया बता रहा है कि जहाँ घटना घटी हुई मुकदमा चलेगा, मामूली स्थान, ये सब बता रहा है। वो काम कर हाँ। अरे लोक अभियोग शुरू करेगा, ये तो ये दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमने कहा परिभाषित कहाँ है, ये पूछ रहे हैं ना। तो आराम से बताओ, ढूंढ बताओ, कोई जल्दी नहीं। गूगल में सब कुछ है, लेकिन मिलेगा नहीं। अरे होगा तब मिलेगा ना, परिभाषित नहीं है CRPC में ट्रायल, जान लीजिए, तभी हम जाने तो मिलेगा है नहीं। जांच के बाद विचारण शुरू होता है, ठीक है। ट्रायल शब्द परिभाषित नहीं है, ढूंढे पड़े हम जानते मिलेगा तो है नहीं। CRPC में ट्रायल परिभाषित नहीं है, जांच के बाद ट्रायल शुरू होगा ये वर्णित है, लेकिन ट्रायल ट्रायल में क्या क्या होता है ये नहीं परिभाषित है, जान लीजिए। ट्रायल शब्द परिभाषित नहीं, इसीलिए हम जान रहे थे कि आप हाथ पैर मारोगे मिलेगा है नहीं, ठीक है ना। ये चीज है। जांच क्या होती है? जांच का मतलब ये होता है
कि कोई चीज़ सही है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर जांच इस बात चल रही है कि 125 के तहत मुकदमा चल रहा है कि इनके पति का इनकम कितनी है। वो कह रहा है कि सर हमारी एक वो नहीं है, और पत्नी कह रही है इनकी 1 लाख है। जांचना है कि नहीं भाई साहब, इनकी 50,000 रुपये है। ट्रायल होगा तो यहाँ मतलब ट्रायल का मतलब क्या होगा, या तो आदमी दोष सिद्ध होगा या तो दोष मुक्त होगा। ट्रायल का मतलब ये होगा, और ट्रायल जांच के बाद शुरू होना है। ये चीज़। चलिए, और किसी के मन में कोई चीज़ हो पूछे आराम से। इसी को हिंदी में विचारण कहते हैं। हाँ, ट्रायल विचारण, हिंदी विचारण। किसी के मन में कोई शब्द हो, कोई प्रश्न हो, कहीं से आपको मन में आए, आप पूछ सकते हैं। हम वैसे कहाँ बैठते हो कि यहाँ कहाँ बैठते हैं? हमारे भाई ऑफिस बगली में है, यहाँ पे हमारा निवास है, वहीं पर घर है, वहीं पे आप कोचिंग है। अच्छा, वो जिधर अनुराग पांडे नहीं, अनुराग नहीं, वैदिक एकेडमी है। ये जो गोरखपुर का फंडार है, अरे पाल लस्सी वाला है, हाँ, उसके आगे चलते हैं। अच्छा। एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग है, वैदिक एकेडमी है। नीचे हमारा ऑफिस है, वहीं संस्था है, और वहीं पे ऑफिस है, वहीं से आते हैं। Sir, there are more than 33 VNX that comes with the syllabus of PCG and NCE. सर काफ़ी ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। सर तो अगर हम लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहें या जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ें? सर 33 सर लॉन्ग सब्जेक्ट, सर VNX वो भी है सर, अगर हम लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो गाइड आपकी सर क्वेश्चन। आपने कहा कि 33 वेरिएंट हैं, बढ़ जाइए, हम सर बताइए। पहले तो आइए आप वो प्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं 2-3 कि जो मेंस में नहीं, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ठीक है ना, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये मेंस में नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, संविधान, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यही आपका प्री होगा। अब इसमें फर्स्ट पेपर में आओ, मेंस में लॉ के 3 पेपर हैं। जब फर्स्ट पेपर में आते हैं तो 50 नंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए, और ये न्याय, साम्य और विचार, छोटे छोटे किच्ची बिच्ची पार्टी हैं, इनको आप साइड कर सकते हैं, ठीक है। टॉट हो गया वो। अब ये 150 नंबर में सब हैं। अब देखिए 200 नंबर में 50 नंबर संविधान, ठीक, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए, इनको पकड़ लीजिए। उसके बाद बचा क्या, न्याय, साम्य, इस टाइप के कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं, सरल सरल से हैं, उनको चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। 5-4-8 नंबर पे होंगे, कभी आता है कभी नहीं आता है। सेकंड पेपर में आइए, सेकंड पेपर में क्या है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, 3 चीज़ें। सीआरपीसी, सीपीसी प्रोसीजर लॉ है पूरा। अब थर्ड पेपर में आइए, थर्ड पेपर में 50 नंबर की तो आईपीसी हो गई, 50 नंबर की तो आईपीसी हो गई। अब बाकी 150 में क्या बचा, रेवेन्यू कोड हो गया, नया वाला 2006 वाला। अब रेंट कंट्रोल, पंचायती राज, नगर निगम, इस तरह करके एक और एक्ट है, वो बची, ठीक। अब इनमें क्या है, रेवेन्यू कोड क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। रेंट कंट्रोल नया वाला आ गया है, बनना ही बनना है। पंचायती राज पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसको वो फिर मेंस के हिसाब से पूरा नहीं पढ़ना होता है। अब पता लगा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन, उससे केवल 7 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो उसको आप जब मेंस करते हो ना, तब आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। ये जो 5-6 सब्जेक्ट है ना थर्ड पेपर के, वो प्री में है ही नहीं। अब 10 साल के पेपर है, 8-10 क्वेश्चन है, वही घूम फिर के आ रहे हैं। उसको पहले तैयार कर लीजिए। तैयार कर लेंगे तो आपका कम से कम मान के चलिए कि 80% सिलेबस कंप्लीट है। आप ये मत सोचो कि इतना ज़्यादा है। जब कोई चीज़ हम देखें ना ज़्यादा है, हम जीतते हैं दिमाग से और हारते हैं दिमाग से। आप सोच लो आई विल डू दिस वर्क एट एनी कास्ट, हम कर ले जाएंगे, तो आप कर ही ले जाओगे। तो आपने देखा बाप रे बाप इतनी मोटी किताब, तो देखा ना थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप बैक हो रहे हैं, तो आप ये सोचो चाहे जितनी मोटी किताब हो एक साथ पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है इससे अधिक मायने रखता है क्या नहीं पढ़ना है। अब यहाँ छोड़ना शुरू करना है। हाँ, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए सीनियर की आवश्यकता होती है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताने के। बाकी जब आप प्रारंभ में आप पढ़ेंगे तो आपको लगा कि यार हमें सब पढ़ना है, चूँकि हम पढ़ के निकल चुके हैं तो हम बता सकते हैं बेटा ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो हमने क्या बताया, क्या पढ़ना है इससे अधिक मायने ये रखता है क्या नहीं पढ़ना है।
कहाँ हमें फोकस करना है, ये है। और किसी की मन में कोई बात? सर लॉ ऑफ कॉस्ट और इंटरनेशनल लॉ की बेट नहीं है। किसके? लॉ ऑफ कॉस्ट और इंटरनेशनल लॉ। देखिए बेटा, लॉ टॉट एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल की किताब मिलेगी बेटा, बैठ जाइए। टॉट, जब किसी को कुछ नहीं आता है ना, कॉलेज में वो टॉट पढ़ाता है, ठीक है ना? क्यों? इसलिए टॉट पढ़ाता है, वो क्रमबद्ध ही नहीं है, संहिताबद्ध होती ना, जैसे एक बैरक्ट होता है, एक सेक्शन 2 3 है, वो क्या क्रमबद्ध है क्या? कहीं से शुरू करो कहीं करो। जब किसी को नहीं आता ना कॉलेज में टीचर को, तो उसको पढ़ा, बेटा तुम टॉट पढ़ा दो। वो टॉट पढ़ा के वो बस खुश होकर रहता है, केस लगाता रहता है, ठीक है ना? तो वो क्रमबद्ध नहीं है। तो जब क्रमबद्ध नहीं है तो आप कहीं से पढ़ें कहीं से पढ़ें, कोई माने नहीं। ये और उसका बैरक्ट तो नहीं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। वो तो वो अलग से दिया गया है इंटरनेशनल लॉ, जो दिया गया है उस पर वो पढ़ना पड़ेगा। तो मिल जाएगा आपको, कंसाइज हो गया, कुछ वो आर्टिकल है उसमें, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन टॉट क्रमबद्ध नहीं है, वही तो एक ऐसी संहिता है जो क्रमबद्ध नहीं है। और बाकी तो कहाँ सब तो क्रमबद्ध है ना, सेक्शन से शुरू होते हैं, वो कहाँ शुरू होते हैं। चलिए और कुछ बेटा? सर लॉ और इंटरनेशनल लॉ क्या न्यूज़ आगे क्या? इंटरनेशनल लॉ तो आपके मेन सेंस में आना है नहीं, यूजीसी में आना है, नेट के एग्जाम में तो आएगा, लेकिन नहीं आएगा। अब टॉट में है क्या, अपने यहाँ टॉट इसलिए सफल नहीं होता है, कारण क्या है? हम जा रहे थे, गड्ढा था और गड्ढे से चोट लग गई, नगर निगम पे केस। यहाँ डकैती तो पुलिस लिखती नहीं है, तो क्या केस करेंगे, क्या पैसा लेके गाली दे के निकल जाता आदमी। तो ये फॉरेन में चल रहा है। हमने चाबी ताला लगवाया था और दरवाजा हमारा खुला नहीं, 1 घंटे में खड़े रहे, और जिसने ताला लगाया तो उस पर केस। अपने यहाँ होता है क्या? सबका कल्चर अलग अलग है। अपने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चलता है? ककड़ी के चोर कटारी से नहीं मारे जाते, ककड़ी के चोर कटारी से नहीं मारे जाते, ठीक है ना? तो इस बात को कोई FIR लिखाने जाएगा तो कहेगा शर्म नहीं आ रही, तो बदतमीज हो गया यार, क्या कर रहे हो? इतना तो फैसला ऑन द स्पॉट, उसको बुलाओ तो तमाचे भाग जाओ। इसलिए टॉट अपने यहाँ सफल नहीं। कारण क्या है? अदर केस इतने ज़्यादा हैं, इनके लिए टाइम कहाँ है? अदर केस की बाढ़ आई हुई है और आप कह रहे हो ये अलग केस लेके आओ। छोटे छोटे क्षेत्र हैं, चल जाता है, विस्फोट है यहाँ पे, इतने केसों का विस्फोट है, कहाँ से देखेंगे? पहले अपराधी मामले देखेंगे, पहले तुम्हारा टॉट देखेगा, लंबित, ये दिक्कत। और किसी के मन में कोई चीज़ हो तो पूछ सकता है। एक बेरट की नोट्स बनाते हो, क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? बेरट से नोट्स बनाना है, बेरट तो जब लिखा ही है तो उसको क्या नोट्स बना रहे हो? तो उसके सेक्शन समझता है, सेक्शन है तो पार्ट में थोड़ा किस इंपॉर्टेंट क्या है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं पहले तो पता होना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप बेरट लेते हो, नीचे कई केसला लिखे होंगे, ये केसला ये आया, जिसका मतलब ये महत्वपूर्ण है, किसी में कुछ नहीं लिखा है। तो प्रारंभिक दौर में तो आपके लिए ये समस्या है यार, IPC का सेक्शन है कि CRPC का कॉन्ट्रैक्ट, इतने सेक्शन है, कौन सा सेक्शन बताएं, कैसे याद रखेंगे? हर एक में इतने सेक्शन है। तो जब थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हर एक बुक अलग हो जाएगी, सब में लिखा होता है और इम्पॉर्टेंट है वो लिखिए आप। हर एक बेरट लिख छापने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं, तो प्री में आ रहे हैं, वो उन्हीं पे ध्यान दीजिए। उसके लिए घटना चक्र है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वरना आपको या जो आप जहाँ पढ़ रहे हो टीचर से पूछिए आप कि सर इसको हमको बनाना है, 10 टॉपिक पे किस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो बताएगा ना। काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, हर एक टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बनाना होगा ना। सर जैसे कहता होता है कि बेरट का एक सेक्शन होता है, सर ब्रेक करने प्रॉब्लम होती है कि ब्रेक कहाँ पे करें, क्योंकि अगर ज़रा देखो ब्रेक जहाँ किंतु परंतु अन्य, लेकिन होता क्या है, अब आपकी क्षमता है कि कितना याद कर ले रहे हैं। जहाँ कॉमा लगा हो, जहाँ परंतु लगा हो, वहाँ से ब्रेक करना है। अरे जैसे चोरी है, परिभाषा है, अब पता लगा चोरी सबको पता है। 5 नंबर 1 बेईमानी पूर्वास है, इंटेंशन हो गया, ये हमारा चुराने का आशा है। दूसरा, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, मूवेबल। 2 हो गए, दूसरे कब्जे में होनी चाहिए, दूसरे कब्जे में होनी चाहिए, बिना उसकी सहमत के हटा दें, चोरी हो गई। 5 बिंदु हुए। नंबर 1 इंटेंशन नहीं, बेईमानी पूर्वास है। दूसरा, संपत्ति चल होनी चाहिए। तीसरा, दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए। चौथा, उसकी बिना सहमत के। 5वां वहाँ से हटा।
चलिए, तो 5 बिंदु लिख दीजिए, परिभाषा मत लिखिए, यही परिभाषा ही है। जब परिभाषा पढ़ोगे तो 5 बिंदु याद कर लोगे, तो कहा परिभाषा भी तो यही क्या देगी, परिभाषा को उन्होंने तोड़ दिया। अब बेयर एक्ट में टूटा नहीं हुआ, किताब में टूटी होगी, बस अंतर नहीं। बेयर एक्ट में परिभाषा नहीं टूटी, ठीक है ना, और बुक में ये परिभाषा टूटी हो, तो आप टूटी याद कर लीजिए, बेयर एक्ट में लिया तो मत करिए, सरल हो जाएगा ना। ये है। और किसी के मन में कोई, किसी के मन में किसी टॉपिक पे कोई चीज़ हो, आप खुल के पूछिए। अपने यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये नहीं बताएंगे वो नहीं बताएंगे, जो तुम पूछोगे सब बताएंगे। जहाँ से पूछोगे 99% बताएंगे, बस आपको मुंह खोलना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब मुंह भी नहीं खोलोगे तो कैसे बोलेंगे। ये तो आपने पहले ही कहा कि जो चीज़ नहीं है उसके 3 साल बाद पूछोगे उससे बेहतर तो अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में पूछोगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आराम से पूछिए। और कोई चीज़ और समस्या आ रही हो तो आप बात रखें अपनी, जितना होगा मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। सर, जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? जुडिशरी की अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे स्टार्ट करें उसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? देखिए, होता क्या है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन छोटा मोटा काम नहीं है। पहली बात तो सोचने के लिए दम चाहिए, अरे यार ये काम करना है, इसके लिए भी सोचना ही एक बहुत शुरुआत यहीं से होती है। नहीं कहते जैसे हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं कि अपराध के चरण कैसे होते हैं, सबसे पहले विचार कहाँ से आता है दिमाग में, यार इसको मारना है, ठीक है, अब मारना है, फिर क्या करना है, यार मारेंगे तो, लेकिन मारे कैसे, तैयारी कर ली जाए, इस चाकू से मारा जाएगा, चाकू खरीद ली जाए, तैयारी कर ली, फिर मौका तलाश, और फिर पता मारा, लगी नहीं लगी तो अटेम्प्ट, मर गया तो फाइनल। 4 चरण हो गए। अब इसी तरह इसमें पहले पढ़ना है, पढ़ लिया, अब हमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, सॉरी जुडिशरी तैयारी करनी है। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होगा, सिलेबस देख लिया आपने। अब उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे आपको पसंद होंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे आपको पसंद नहीं होंगे। यार ये तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ जूरिस्प्रूडेंस के ये टॉपिक आ जाते हैं या इंटरनेशनल के ये आ जाते हैं, बुरे बुरे लगते हैं। यहाँ से मंथन शुरू होता है, यहाँ से मंथन शुरू होता है। जूरिस्प्रूडेंस से आपको क्या किया जाए, वो थॉट है और वो समझ में इसलिए नहीं आता है, उम्र कम है और एज आपकी कम है, और थॉट पता लगा 80 साल वाले आदमी ने दिए हैं। तो जैसे जनरेशन गैप होती है, ऐसे गैप है बच्चे में और बाबा में। बाबा कह रहे बेटा ये कर लो, तो नाती कह रहा अरे बाबा जमाना बदल गया, क्या बताएं, ठीक ठीक हाँ हाँ करके कर ही नहीं रहा। तो अंतर ये है कि जूरिस्प्रूडेंस थॉट है और आपको समझने के लिए, थॉट समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैच्योरनेस। ला कैसा विषय है, मैच्योरिटी, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। क्या है, अच्छा ऐसा करते हैं पहले किताबें याद कर लेते हैं, फिर अच्छा करें कुछ नहीं करेंगे, ऑस्टिन जो सिद्धांत है 5 लोगों के 5 लोगों के सिद्धांत पहले याद कर लेते हैं, बाद में बाकी देखा जाएगा। तो टुकड़ों में याद करना शुरू करो, एक साथ लोगे ना तो छोड़ दोगे सब, एक साथ लोगे तो सब छोड़ दोगे, ये सब्जेक्ट बेकार है, ये कह के निकल जाओगे। टॉपिक पे आओ, आधा करके आप पहले क्या सारी किताबें पढ़ना होती हैं, फिर ऐसा करते हैं 5 राइटर लेते हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको पढ़ डालते हैं, धीमे धीमे करके पढ़ेंगे। जो कठिन टॉपिक है वो आएंगे। अब जब सरल वाले टॉपिक हैं वो आपके चूँकि अच्छे लगते हैं, अब सरल में क्या है, आईपीसी है, थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, हाँ ये तो ठीक लग रहा है। कॉन्टेक्ट है, लैंग्वेज कठिन है लेकिन चल जाएगा। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तुम्हें पता लगा गांव से संबंधित नहीं है तो वही बुरी लग रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो कैसे रही है। इस गांव से जिसका टच है वो थोड़ा जल्दी समझ जाएगा। जहाँ पे मॉर्टगेज आया तो क्या ये बंदा कैसे लोग भी करते हैं क्या, तो वो थॉट नहीं आते हैं, तो थोड़ा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप सोच लो कि हम कर ले जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, समझना ही नहीं तो है। छोटा बच्चा है उसको समझ में नहीं आता है, आप एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, लेकिन समझ में आएगा और समझना चाहोगे तो 100% आएगा। लेकिन हाँ, आप सोचो कि हमें समझना है, कोई दिक्कत है
तो फिर यहाँ पे जब बुलाओगे तो फिर आ जाएंगे, हम समझा देंगे, अपने सारी समस्या ले आना, हम बता देंगे। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं डिसाइड कैसे करूँ मुझे लिटिगेशन करना है कि जो डिग्री करनी है, कॉर्पोरेट में जाना है, कुछ करना है? देखिए ये तो व्यक्तिगत थॉट होते हैं ना कि हम यहाँ अच्छा कर लेंगे। एक शुरुआत कहाँ से, हम कॉर्पोरेट में जाएंगे हम अच्छा कर लेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे ये कर लेंगे। होता क्या है, ये थॉट जो घर के बैकग्राउंड या जान पहचान के बैकग्राउंड होते हैं ना, वहाँ से बनने शुरू होते हैं। थॉट बच्चे के शुरुआत में नहीं होते हैं। अब पता लगा आपका यदि कॉर्पोरेट से लिंक है, पापा का लिंक है, तो आपको रोज वही दुनिया दिखाई देगी। ठीक, आपका लिंक पता लगा क्रिमिनल से है, कि परिचित वालों का यार ये चाचा हैं, वो भैया हैं, और तो फिर आपका वहाँ थॉट करना शुरू हो जाएगा। थॉट आप देख के बनाते हैं, हम यहाँ कर ले जाएंगे। अब वहाँ पे है, जब फुली इंग्लिश मीडियम है तो कॉर्पोरेट में थोड़ा अच्छा कर ले जाएंगे। अब पता लगा हिंदी मीडियम है तो पहले तो यार इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा यहीं कर लेते हैं। तो सबके थॉट अपनी रहन सहन लिखने योग्यता के अनुसार या परिचय के अनुसार बनने शुरू होते हैं। आपको लगता है कि हम कर ले जाएंगे, तो आप मान लीजिए सोच रहे हैं कर ले जाएंगे, वहाँ कर ले जाएंगे बस। लेकिन हाँ, फिर डगमगाना नहीं, आधा करे मज़ा नहीं आ रही, फिर आधा करे, आधा नहीं करे मज़ा नहीं आ रही, आधा यहाँ फिर खिचड़ी हो जाता। आता सब कुछ है, कंप्लीट कुछ भी नहीं। तो थॉट अभी भले 6 महीने टाइम ले लो बनाने में, यार उसके बना हमको ये करना है तो उसके बारे में लोगों से जानो। थॉट हम चलो ये कॉर्पोरेट में जाना है, तो जो कॉर्पोरेट का काम कर रहा हो उसके पास बैठो, जानो क्या बारीकियाँ हैं, लगता है कि हम तो कर ले जाएंगे, ये तो अच्छा है, कर ले जाइए। कुछ पता नहीं है, बारीकी जब पता चली वहाँ पे, तो यार ये तो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए जो भी थॉट बना है कर लीजिए, लेकिन उससे पहले कहीं पे थोड़ा 2-4-5 महीने अनुभव लें हम किसी सीनियर के पास, तो आपको लगेगा कि हाँ इस क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं। लगता है कर सकते हैं, जोड़ देंगे, नहीं कर सकता है सच है, देखिए और बेटा किसी में। सर जैसे हम लोग कई सारे बैरक्स पढ़ रहे हैं, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो लॉ से रिलेटेड, सर तो उसमें कई सारे सेक्शंस हैं हर बैरक, तो उन सेक्शंस को याद कैसे रखें? मतलब अब इतने सारे सेक्शन पढ़ने सारे तो याद रखेंगे नहीं, कुछ याद है कुछ भूल जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में मतलब एग्जाम्स के टाइम में प्रिपरेशन करते टाइम कैसे याद रखें? जब आप एग्जाम के टाइम आएंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन की लिमिट होती है। ठीक, अब पता लगा है लिमिटेशन एक्ट है, 3 क्वेश्चन आने। सबसे पहले तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन है उनको पूरा पढ़ना है। लिमिटेशन एक्ट है, छोटा है। SRA से 5 क्वेश्चन आने हैं, NI एक्ट से 4 आने हैं, तो वहाँ पर कंसाइज करते हैं। यदि NI एक्ट है 138 से लेके 148 तक बोल जाएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 इसी में आ जाएंगे, तो बाकी फिर ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। 100 में 100 करने नहीं ना होंगे, तो आप 100 में 100 करने मत सोचिए। आप इतना करिए कि हमें जो लाइन है उससे ऊपर, जो रेखा है पास होने की उससे ऊपर ये चलिए। तो आप जिसमें ज़्यादा आ रहा है, मतलब मेंस का भी हिस्सा होगा इसमें, तो उसको ज़्यादा ध्यान देंगे ना। मतलब मेंस भी आएगा, प्री में आएगा, अच्छा करो। अब केवल प्री में आ रहा है, सेलेक्टिव स्टडी हो जाएगी। इसके लिए एक सीनियर की आवश्यकता होगी, तो बता देगा पहले ये 10 पॉइंट पढ़ डालो, उसके बाद बात करो। उन 10 में इसको 2-3 मिलने लगेंगे आप। जब वो याद हो जाएंगे तब आगे बढ़ोगे। इकट्ठे पढ़ोगे सब छूट जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट तो पढ़ लो ये चीज़। अब नहीं एक है, पहले 138 से लेकर 148 पूरा पढ़ा लो, इसे पूरे उधर से एक आधा क्वेश्चन आएगा वरना नहीं आएगा, यही समझ आएगा। और यहाँ पे इतनी दुनिया ही है कोर्ट में, 138 से लेके 148 तक है। 138 सबको पता है, 148 पूछ दो किसी को नहीं पता। क्या 138 आया एक होता है मुकदमा होता है, 139 होता है, कुछ देखना पड़ेगा। ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अरे प्रैक्टिस में है तो क्या, किताब तुम्हारे पास है, देखो। सर एग्जाम्स में सेक्शंस कैसे याद रखें? मतलब कोई तरीका बता सकते हैं या फिर ऐसे ही तो याद नहीं हो पाएंगे किसी को? देखिए सेक्शन क्या होता है कि पूरे सेक्शन किसी को याद नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बार बार पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को, पहले शुरू से पढ़ते हैं और फिर पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरू वाले बहुत याद हो जाते हैं और लास्ट वाले भूल जाते हैं। तो लास्ट वाले तो लास्ट से याद करो, फिर आप 20 अच्छे याद कर लेते, बाकी छोड़ देते हैं, आप आगे याद करेंगे। तो 20 अच्छी तरह याद हो गए, अब आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके चले तो याद हो जाए। हाथ एक साथ मत याद,
साथ यहाँ पॉसिबल नहीं है। होता क्या है फिर उसमें फिर क्या है ना, नीरसता नहीं लगती। तथ्यात्मक अध्ययन करता क्या है, तथ्यात्मक अध्ययन पढ़ाई को नीरस बनाता है। BRF में तथ्यात्मक हो जाता है, बुक में थोड़ी कहानी हो जाती है, अच्छा चाहिए तो पढ़ लेता है। तो जो तथ्यात्मक अध्ययन होगा तो नीरसता पैदा हो जाएगी, इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, जैसे जूरिस्प्रूडेंस में इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, इसमें कहा गया, अरे यार क्या कहा गया, हटाओ, नीरसता का है। और कोई चीज़ लिंक जुड़ी हुई है कहानी टाइप में है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। और फिर जिसकी शुरू से लेकर अंत तक हमें हर चीज़ पता है तो हमको कहानी याद होगी। और बीच से पता है, मूवी है बीच में देख लो, पता नहीं कौन है, नहीं देखोगे ना। और शुरू पता है शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कहानी पता है तो देखोगे, नहीं तो नहीं देखोगे। इंटरेस्ट है। अब बीच में आया, हम किसी को जानते नहीं, पता नहीं क्या चला, हटाओ इसको, रिमोट है हमारे यहाँ पे, ये चीज़ें ना तो बीच से नहीं चलती, लिंक बना के ये चीज़ और बना। किसी के मन में कोई प्रश्न हो और पूछ सकता है। सर इतने सरल भाषाओं में आपने बताया है कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताना है। पूछिए, और कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी हो आप बात रखें अपनी। तुषार रावल वकील साहब। सूट बूट खड़ी मूछ फुल या सिक्योरिटी, कोर्ट में यार ग्यूरे बने अथॉरिटी। इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है, बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है। मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं।